बीजेपी से पस्त ममता बनर्जी को असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा झटका दे दिया है। ओवैसी ने 31% मुस्लिम आबादी वाले बंगाल में बड़ा सियासी खेल करते हुए फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ दोस्ती गांठ ली है। ओवैसी के पक्ष में अब्बास सिद्दीकी के आने से ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगना तय है, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों में फुरफुरा शरीफ दरगाह का सबसे ज्यादा असर है। 31% वोट शेयर वाले मुस्लिम बंगाल चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी यही वोट बैंक था। राज्य की 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। मगर फुरफुरा शरीफ दरगाह के चुनाव में उतरने से ममता बनर्जी के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी का तीसरी बार सरकार बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और कहा, अब्बास सिद्दीकी का हमें समर्थन हासिल है और जो फैसला वह लेंगे वही हमें मंजूर होगा। बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है। दक्षिण बंगाल में इस दरगाह का विशेष दखल है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के दौरान इसी दरगाह की मदद से ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे 2 बड़े आंदोलन किए। अब्बास सिद्दीकी से मिलने के बाद ओवैसी ने कहा कि इस मुलाकात को गुप्त रखा गया था, क्योंकि हमें इस बात की आशंका थी कि कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही ममता बनर्जी उन्हें गिरफ्तार करवा सकती हैं। इसलिए एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद ओवैसी सीधा अब्बास सिद्दीकी से मिलने चले गए। बिहार में AIMIM की कामयाबी से गदगद ओवैसी बंगाल में एक बड़ा अवसर देख रहे हैं। बंगाल चुनाव के लिए ओवैसी किस हद तक सधी हुई रणनीति अपना रहे हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत फुरफुरा शरीफ दरगाह से की। यहाँ उन्होंने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्दीकी के ओवैसी को समर्थन देने पर मुहर लग गई। अब्बास सिद्दीकी के अलावा ओवैसी ने पीरजादा नौशाद सिद्दीकी, पीरजादा बैजीद अमीन, शब्बीर गफ्फार के साथ कई अन्य प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी एक समय ममता बनर्जी के मुखर समर्थक रहे थे, मगर बीते कुछ महीनों से उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी मोल लेना ममता के लिए सियासी रूप से फायदे का सौदा साबित नहीं होने वाला है। बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही तेजी से उभरती बीजेपी की चुनौती का सामना कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ा उलटफेर किया था। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। 2014 में 42 में से 34 सीटें जीतने वाली TMC को 2019 में सिर्फ 22 सीटें मिली थीं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में TMC को 211, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44, बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। हालांकि इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। TMC ने जहां 43.3% वोट शेयर हासिल किया, वहीं बीजेपी को 40.3% वोट मिले। बीजेपी को कुल 2,30,28,343 वोट मिले, जबकि TMC को 2,47,56,985 मत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। PMC बैंक घोटाले में फंसी संजय राउत की बीवी के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने खास तैयारियां की हैं। ED वर्षा राउत का स्वागत 1-2 नहीं बल्कि 55 सवालों से करेगी। हर सवाल का सही जवाब वर्षा राउत को देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दूसरा रास्ता सलाखों के पीछे तक जाता है। ED का दावा है कि जो 55 लाख रुपए वर्षा राउत को दिए गए, उस पैसे का कनेक्शन PMC घोटाले से हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ राउत परिवार का दावा है कि ये पैसा 10 साल पहले लिया गया था और इसे बाकायदा आयकर रिटर्न में भी दिखाया गया है। PMC घोटाले को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में घमासान मचा है। इस बार ED के निशाने पर शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत हैं। अगले 36 घंटों में वर्षा राउत को ED अधिकारियों के सामने पेश होना है और आरोपी प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत से लिए गए 55 लाख रुपए के लोन का हिसाब देना है। अपनी तैयारी के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने वर्षा राउत से पूछताछ के लिए 55 से ज्यादा सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। सूत्रों का कहना है कि 55 सवालों की इस लिस्ट में अधिकारियों ने वर्षा राउत के अध्यापक जीवन के दौरान से लेकर अब तक के मामलों के सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। ईडी ये जानना चाहती है कि जो 55 लाख रुपए
वर्षा राउत को बतौर लोन मिला, उस पैसे का स्रोत क्या था, और इसके लिए ईडी ने वर्षा राउत को दस्तावेजों के साथ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए आने के लिए कहा है। सूत्रों का कहना है कि ईडी के सामने आने के बाद सबसे पहले वर्षा राउत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शपथ दिलाई जाएगी और इस लिखित शपथ में उन्हें लिखित में देना होगा कि वे किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं देंगी, और यदि उनके सवालों के जवाब गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि जो सवाल वर्षा राउत से पूछे जाने हैं उनमें पहला सवाल तो ये है कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं, आपके बैंक खातों में कितनी रकम जमा है, आप अपना आयकर रिटर्न कहां दाखिल करती हैं, क्या आपने अंतिम साल का आयकर रिटर्न दाखिल किया है, अपने 10 सालों के आयकर रिटर्न की कॉपीज मुहैया करवाइए, आपके नाम पर देश या विदेश में कितनी जायदाद है उनका विवरण दीजिए, आप कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हैं, कितनी कंपनीज से आपने डायरेक्टर के तौर पर नाम वापस लिया, आप जिन कंपनीज में डायरेक्टर हैं उनमें अन्य डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, ये कंपनीज क्या काम करती हैं, सिद्धांत इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आपका क्या नाता है, अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या नाता है, माधुरी प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं, आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया, लोन का पैसा आपने कहां लगाया, क्या ये लोन अनसिक्योर्ड था, यदि हाँ तो उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया, क्या इस लोन का कोई ब्याज दिया जाना था, आपने आज तक कितना ब्याज दिया, क्या इस लोन को वापस करने की किस्तें आपने चुकाई, यदि हाँ तो कब और कैसे। ईडी का दावा है कि पीएमसी बैंक घोटाले के कथित आरोपी प्रवीण राउत को इस घोटाले से संबंधित लगभग 90 करोड़ रुपए मिले और प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी थी, और आरोप यह है कि इसी रकम से 55 लाख रुपए बतौर लोन संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिए गए थे। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर बेहद खफा नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्षा राउत से जुड़ी ये जांच ईडी अधिकारियों के लिए काफी मुश्किलों भरी साबित हो सकती है, क्योंकि लोन की ये रकम 10 साल पहले ली गई थी और उस समय तक पीएमसी घोटाला सामने नहीं आया था। ऐसे में ईडी को ये साबित करना होगा कि वर्षा राउत को जो रकम दी गई है क्यों वो प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर सरकारी दस्तावेजों में हलाल शब्द को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। तब सरकारी विभाग को इस पर आकर सफाई भी देनी पड़ी थी। एपीडीएमए को सफाई देते हुए कहना पड़ा था कि हलाल मीट के निर्यात को लेकर भारत सरकार की ओर से कोई जबरन नियम नहीं था, बल्कि ये आयात करने वाले देशों के नियमों के अनुरूप था। हालांकि एपीडीएमए के रेड मीट मैनुअल को कुछ ऐसे लिखा गया था जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती थी और ये लगता था कि भारत सरकार ही मीट को हलाल तरीके से प्रोसेस करने के लिए बाध्य करती है। इसी वजह से सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए हलाल शब्द से ही अपना पीछा छुड़ा लिया। भारत सरकार के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण यानी एपीईडीएमए ने अपने रेड मीट मैनुअल में से हलाल शब्द को हटा दिया है और इसके बिना ही दिशा निर्देश जारी किए हैं। बदलाव के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हरिंदर एस सिक्का ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया। सरकार के इस कदम के बाद अब हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत समाप्त हो जाएगी और सभी प्रकार के वैध मीट कारोबारी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। हरिंदर सिक्का ने इसे बिना किसी भेदभाव के एक देश एक नियम के तहत लिया गया फैसला बताया और कहा कि ये हलाल मीट परोस रहे रेस्टोरेंट्स के लिए भी एक संदेश है। एपीईडीएमए ने अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट में बदलाव किया। पहले इसमें लिखा हुआ था कि जानवरों को हलाल प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए ज़बह किया जाता है, जिसमें इस्लामी मुल्कों की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है, और इसकी जगह लिखा गया है मीट को जहां आयात किया जाना है उन मुल्कों की जरूरतों के हिसाब से जानवरों को ज़बह किया गया है। ये बदलाव इस डॉक्यूमेंट के पेज संख्या 8 में किया गया। वहीं दूसरी तरफ पेज 30 पर जहां पहले लिखा था कि इस्लामी संगठनों की मौजूदगी में जानवरों को हलाल प्रक्रिया के तहत ज़बह किया गया है, प्रतिष्ठित इस्लामिक संगठनों के सर्टिफिकेट लेकर मुस्लिम मुल्कों की जरूरतों का ध्यान रखा गया। वहां अब लिखा है आयातक देश की जरूरतों के अनुसार जानवरों को ज़बह किया गया है। पेज संख्या 35, 71 और 99 पर भी बदलाव किया गया। पेज संख्या 35 पर पहले लिखा था कि इस्लामी शरीयत के हिसाब से पंजीकृत इस्लामी संगठन की कड़ी निगरानी में हलाल प्रक्रिया के तहत जानवरों को ज़बह किया गया है और उनकी निगरानी में ही इसका सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, और इस पूरी पंक्ति को हटा दिया गया है। पेज संख्या 99 पर पूरी प्रक्रिया का फ्लो चार्ट था, जहां हलाल शब्द को ज़बह से रिप्लेस कर दिया गया। अब
APEDMA के रेड मीट मैनुअल में आपको कहीं हलाल शब्द नहीं मिलेगा। APEDMA के रेड मीट मैनुअल के कारण मीट व्यापारियों में धार्मिक भेदभाव होता था। हलाल प्रक्रिया का पालन करने के कारण हिंदू नाम के बिजनेसमैन चाहकर भी इसमें आगे नहीं बढ़ पाते थे। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में भी उनका शोषण होता था। रोजगार में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता था। इसका कारण था हलाल के लिए थोपे गए इस्लामिक नियम। इसके सबसे आपत्तिजनक शर्तों में से एक है कि हलाल मांस के काम में काफिरों, बुत परस्त गैर मुस्लिमों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये आर्थिक पक्ष हलाल को केवल एक भोजन की पद्धति ही नहीं, एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था बना देता है, जो गैर मुस्लिमों को न केवल हाशिए पर धकेलती है बल्कि परिदृश्य से ही बाहर कर देती है। नगर पालिका चुनाव को करीब देख उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलने का जो खेल शुरू किया वह उन्हें महंगा पड़ता जा रहा है। कांग्रेस तो पहले ही उद्धव ठाकरे को सरकार गिराने की धमकी दे चुकी है, लेकिन अब शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के इस खेल के खिलाफ हो गए हैं। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है। ये प्रस्ताव हमने 20 साल पहले ही नामंजूर कर दिया था। नाम बदलने से शहरों का विकास होता है, ऐसा हमको नहीं लगता। कांग्रेस के बाद एनसीपी के भी इस जंग में कूदने से शिवसेना की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। नवाब मलिक ने कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव तीनों दलों के एजेंडे में नहीं है। राजनीतिक दल भले ही कुछ भी बयानबाजी करते रहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर किए जाने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। सरकार में शामिल शिवसेना और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि अगर नाम बदलता है तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी। अब नवाब मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस विवाद को हवा दे रहे हैं ताकि तीनों दलों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए, लेकिन उन्हें ये बात खुद भी समझनी चाहिए कि जब 5 सालों तक उन्होंने राज्य में सरकार चलाई तब इस तरह का प्रस्ताव वे क्यों नहीं लाए और क्यों नाम बदला नहीं गया। ये जवाब उन्हें भी जनता को देना होगा। हमने तो ये प्रस्ताव 15 से 20 साल पहले ही रद्द कर दिया था। इस तरह का कोई प्रस्ताव आगे भी हमारे एजेंडे में नहीं होगा। नवाब मलिक ने कहा कि शहरों का नाम सिर्फ बदल देने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। शहरों का नाम बदलने की राजनीति में हमारा यकीन नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप नए शहरों को बसाइए, उनका जो भी नाम रखना चाहे रखिए। आज के 15 साल पहले जो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब हमने ये तय किया था कि नाम बदलने की राजनीति नहीं होगी। आज भी हम उस बात पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि भले ही शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव हमारे एजेंडे में नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ये सरकार 3 दलों की सरकार है। हर दल की अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन ये सरकार विचारधारा से नहीं चलेगी, बल्कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तीनों दलों ने मिलकर तय किया है उसके अनुसार ही सरकार को चलाया जाएगा। संजय निरुपम ने इसके पहले कहा कि महाराष्ट्र की तीनों दलों की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चल रही है। ऐसे में यदि कोई घटक दल अपना एजेंडा लादने की कोशिश करेगा तो ये सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर यदि शिवसेना ने ज्यादा जिद की तो ये सरकार के लिए खतरा बन सकता है। औरंगाबाद के पूर्व सांसद और शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने ये कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, उनका ये क्षणिक विरोध है। कांग्रेस के लोग सरकार छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और इस बात पर बीजेपी ने भी चुटकी ली और कहा कि ये शिवसेना और कांग्रेस की मिलीभगत है, क्योंकि औरंगाबाद में महानगर पालिका का चुनाव सिर पर है। संजय निरुपम ने कहा कि इतिहास की ये भी सच्चाई है, औरंगजेब ने सन 1669 में काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर, 1670 में मथुरा में कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़वाया था। संभाजी महाराज हमारे लिए आराध्य हैं। उनकी वीरता का कांग्रेस पार्टी भी सम्मान करती है, पर हम शहरों के नाम बदलने के बजाय उसके विकास में विश्वास रखते हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर रखने को लेकर बीजेपी शिवसेना के साथ खड़ी है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि शिवसेना का ये नाटक सिर्फ चुनाव तक ही रहेगा। जब राज्य में बीजेपी के साथ शिवसेना सत्ता में थी तो उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नहीं भेजा। अब जब औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है तो उन्हें संभाजीनगर की याद आ रही है। राज ठाकरे की पार्टी के नेता बाला नांदगांवकर ने भी ट्वीट कर शिवसेना को याद दिलाया कि उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा था कि जब वे शिवसेना में शामिल होने वाले थे तब उन्हें पार्टी ने आश्वासन दिया था कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर नहीं करेंगे। मनसे ने सवाल उठाया कि क्या शिवसेना ने झूठे वादे किए थे या फिर आम आदमी से शिवसेना झूठ बोल रही है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति के अनुसंधान पर भारत के औषधि नियंत्रक यानी DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी क्या दी। विपक्षी पार्टियां परेशान हो गईं। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस के कुछ नेताओं की गांव-गांव शुरू हो गई। दिलचस्प यह है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस एकमत नहीं है। पार्टी के कई नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कई उल्टे-पुल्टे सवाल। गनीमत यह है कि अब तक राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने कोरोना के वैक्सीन को लेकर अपना ज्ञान नहीं बांटा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताया। जाहिर है कोविड वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ, फिर समय से पहले इस टीके को मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर सफाई देनी चाहिए। वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने तक टीके के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बारे में सफाई देनी चाहिए। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में एक आनंद शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने में सावधानी बरते जाने की जरूरत है। किसी भी देश ने तीसरे चरण के ट्रायल और परीक्षणों के आंकड़ों के सत्यापन के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ पैनल में वैक्सीन से सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़ों की समीक्षा नहीं की गई, जो अनिवार्य होती है। हालांकि सुरजेवाला ने ट्वीट कर भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ स्वदेशी टीके कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का अनुमोदन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गौरव की बात है। भारत हमेशा से नए आविष्कारों में अग्रणी रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। नए साल के लिए शानदार शुरुआत। जब पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उसके टीकाकरण की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस के भीतर दो अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं। कुछ नेता जहां इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसे शानदार उपलब्धि बता रहे हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी जो वैक्सीन लाएगी उसका भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस बयान की निंदा की थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि मानवता के लिए है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए वहां के सारे कायदे कानून उन्हीं की मर्जी से चलते हैं। इसलिए मनरेगा में भ्रष्टाचार के किस्से तो कई राज्यों में सामने आए, लेकिन बंगाल का मामला इस मायने में सबसे अलग है क्योंकि यहाँ मनरेगा का पैसा सीधे बांग्लादेश भेज दिया गया। प्रशासन द्वारा जारी आंतरिक जांच में खुलासा हुआ कि स्थानीय टीएमसी नेता ने मनरेगा स्कीम को चूना लगाते हुए अपने बांग्लादेशी रिश्तेदारों को 7 लाख रुपए भेज दिए। आरोपित टीएमसी नेता और नाबा ग्राम ब्लॉक में गुरपशला ग्राम पंचायत के उप प्रमुख शमसुल अरफिन ने मनरेगा से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने रिश्तेदारों के नाम से फर्जी जॉब कार्ड्स बनवाए थे। कथित तौर पर अरफिन ने समान लाभार्थियों के नाम के वेरिएंट का उपयोग करके नकली जॉब कार्ड बनाए और एटीएम कार्ड का उपयोग करके बैंक्स और डाकघरों से पैसे निकलवाए। उसने धोखाधड़ी से प्राप्त धन अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें से 13 बांग्लादेशी नागरिक हैं। मामले की शिकायत के बाद एक पूर्व खंड विकास अधिकारी ने आंतरिक जांच की और पाया कि गुरपशला ग्राम पंचायत के उप प्रमुख और अन्य कर्मचारी सदस्य धन के दुरुपयोग में शामिल थे। पूर्व बीडीओ ने अरफिन और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद दिसंबर 2019 में नाबा ग्राम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अरफिन ने अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण आरोपित अरफिन को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए माना कि कुछ कर्मचारियों की मदद से अरफिन ने सरकारी धन का गबन किया। टीएमसी के प्रवक्ता अपूर्वा सरकार ने कहा कि अगर उप प्रमुख सरकारी धन के कथित गबन में शामिल हैं, तो प्रशासन को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।
हम उसमें ढाल नहीं बनेंगे। बांग्लादेशियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मीर बादाम अली ने कहा कि कुछ कर्मचारियों की मदद से अरफिन ने सरकारी धन का गबन किया। इसमें कुछ लाभार्थी नाबालिग भी हैं। टीएमसी नेता ने बांग्लादेशी नागरिकों को केंद्र सरकार की परियोजना से पैसा बनाने में मदद की। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान के दौरान दिए जाने वाले मुआवजे में भी टीएमसी नेताओं पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा था, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी को मजबूरन जांच का आदेश देना पड़ा। राज्य सरकार ने तूफान पीड़ित 5 लाख पीड़ितों में से हर एक को जिनके घर नष्ट हो गए थे 20,000 रुपए देने की घोषणा की थी, लेकिन सीएम के पास 2,000 से अधिक शिकायतें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई थीं। कई टीएमसी ग्राम पंचायत सदस्यों और उनके रिश्तेदारों को जिनके पास पक्के मकान थे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, उन्हें राहत राशि मिली थी, जबकि जो वाकई में पीड़ित थे उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। कुछ टीएमसी नेताओं ने बिना किसी नुकसान के भी इसका लाभ उठाया और इसे ये कहते हुए जायज ठहराया कि राहत नागरिकों के बीच वितरण के लिए है, इसलिए उन्होंने भी इसका लाभ उठाया। कई आरोपों के बाद राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया था। बाद में उच्च न्यायालय ने सीएजी से मामले की जांच कराने को कहा। डीएमके से निष्कासित और पिछले 7 साल से सियासत के हाशिए पर रहे एमके अलागिरी ने राजनीति में अपनी वापसी के संकेत देकर तमिलनाडु की सियासत में हड़कंप मचा दिया। रजनीकांत के बाद राजनीति में ताल ठोक रहे एमके अलागिरी ने साफ तौर पर डीएमके और कांग्रेस के खेल को खराब करने के संकेत दिए। उन्होंने अपने भाई एमके स्टालिन पर जोरदार हमला किया और कहा कि चाहे कुछ भी हो, स्टालिन राज्य के अगले सीएम नहीं बनने वाले, क्योंकि वे खुद और उनके समर्थक ऐसा नहीं होने देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमके करुणानिधि के बड़े बेटे अलागिरी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अपने आगे के एक्शन को लेकर बैठक कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे और उनके समर्थकों को फैसला स्वीकार करना चाहिए। अलागिरी ने कहा, मुझे आज तक नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो डीएमके ने मुझे निकाल दिया। स्टालिन ने मुझे धोखा दिया। स्टालिन पर अपने से आगे बढ़ने से ईर्ष्यालु होने का आरोप लगाते हुए अलागिरी ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ धोखा क्यों किया गया। अलागिरी ने कहा कि मैं सिर्फ पार्टी का कैडर बने रहना चाहता था और किसी भी पद के लिए ललायत नहीं रहा। हमने मदुरै को डीएमके के गढ़ में बदल दिया, जो कभी एमजीआर का गढ़ हुआ करता था। अलागिरी ने अपने भाई पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के पोस्टर्स में हमेशा आपको भविष्य का सीएम बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे समर्थक कभी आपको सीएम बनने नहीं देंगे। करुणानिधि से स्टालिन की तुलना पर अलागिरी बोले। डीएमके के एक जिला सचिव ने बताया कि स्टालिन ने कलेंगर से अच्छा काम किया। मुझे ये सुनकर शर्म महसूस हुई। वे लोग स्टालिन की तुलना कलेंगर से कैसे कर सकते हैं। अलागिरी ने आगे कहा कि वह कभी थिरुमंगलम उपचुनाव पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे अपने परिवार से नाराज थे। अलागिरी ने कहा, लेकिन स्टालिन, दयानिधि मारन और दूसरे नेता मुझसे मिले और मुझसे जिम्मेदारी लेने को कहा। कलेंगर मुझे हर घंटे कॉल करते रहे। मैंने जिम्मेदारी ली और पार्टी को उपचुनाव में 40,000 वोटों के अंतर से जिताया। अलागिरी ने दावा किया कि वे कई मौके पर डीएमके को बचा चुके, जबकि स्टालिन ने पार्टी में पद की चाह में उनका इस्तेमाल किया। अलागिरी ने रोड शो के दौरान कहा, मैं 7 साल तक चुप रहा। मेरे समर्थक चाहते हैं कि मैं नई पार्टी बनाऊं। मैं जल्द ही फैसला लूंगा, लेकिन मैं जो भी फैसला लूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे स्वीकार करें। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही अलागिरी अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। बेनामी संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने के लिए आयकर विभाग की टीम उनके दफ्तर गई और उनका बयान दर्ज किया। सूत्र ने बताया कि बेनामी संपत्ति के मामले में बयान दर्ज करने के लिए एक आईटी टीम सुखदेव विहार स्थित रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंची। रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन के ब्रैनस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड यानी लगभग 19 करोड़ रुपए की कीमत का मकान खरीदने की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वाड्रा फिलहाल अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ आईटी विभाग के अलावा प्रवर्तन विभाग यानी ईडी भी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच कर रही है। वाड्रा से पूछताछ और बयान दर्ज करने को लेकर आयकर विभाग ने पहले ही बात कर ली थी। वो आज पूछताछ के लिए तैयार थे। आयकर ने सुबह 9:30 बजे का समय दिया, पर रॉबर्ट वाड्रा ने 10:30 बजे के लिए कहा, ताकि सारे पेपर्स लेकर वो तैयार हो सके। उन्होंने आयकर विभाग की टीम को अपने सुखदेव विहार वाले दफ्तर पर बुलाया। आयकर विभाग की तरफ से प्रॉपर्टी की डिटेल्स अभी जारी नहीं की गई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही और जानकारी मिल सकती है। इससे पहले ईडी ने वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा था कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वे उसके सामने पेश होते हैं। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया।
रॉबर्ट वाड्रा के वकील ये भी कह रहे हैं कि जब ईडी ने सवाल किए, उनके मुवक्किल ने उनका जवाब दिया। ईडी के लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करने का ये अर्थ नहीं है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। मूल रूप से वाड्रा परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से है। भारत विभाजन के समय राजेंद्र वाड्रा के पिता यानी रॉबर्ट वाड्रा के दादा भारत आकर बस गए। रॉबर्ट वाड्रा के एक भाई और एक बहन थी। 2001 में उनकी बहन की कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। 2003 में उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। 2009 में उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब वाड्रा परिवार में उनकी मां ही उनके साथ हैं।